नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरसी साहू बिम, जो प्रिंसिपल कैमरामैन रहे हैं एएनआई में, वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट भी हैं और गैस कांड को बेहद नजदीक से देखा है। बात 3 दशक से भी ज्यादा पुरानी है। उस वक्त साहू जी दैनिक भास्कर में काम किया करते थे और जितनी नजदीक से गैस पीड़ितों ने उस गैस को झेला, उस त्रासदी को भुगता है, उतनी ही सक्रियता से बिम साहब ने उस वक्त उसका कवरेज किया था। साहू जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी मैं, किस तरह का अनुभव था उस रात में? आप पता नहीं फील्ड पर होंगे क्योंकि आधी रात हो चुकी थी कि नहीं थी, जब खबर मिली तो किस तरह की अफरा तफरी और किस तरह की तेजी थी? यदि हम बात करें घटना की, तो घटना किसी को नहीं मालूम थी कि क्या घटी है। दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी घटनाएं हुई हैं, चाहे हिरोशिमा देख लें या कोई भी घटना देख लें, तो उसका बाद में ही पता चलता है कि कैसे घटी और क्या हुआ था जी। इसी तरीके से उस 2 और 3 दिसंबर के बीच के रात की बात है कि करीबन 2:30 से 3 बजे, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े अखबार समाचार पत्र दैनिक भास्कर में काम करता था और एज ए फोटोग्राफर होने के नाते मुझे 24 घंटे अपना अलर्ट रहना पड़ता था, क्योंकि वो उस टाइम का सबसे लीडिंग अखबार था। उसके नाते मुझे हमेशा तैयार रहना पड़ता था। कोई भी घटना, दुर्घटना और उतने सोर्स और साधन के नहीं होने के बावजूद भी हमें अपना संपर्क बनाए रखना पड़ता था। वह संपर्क होता था लोगों से, व्यक्तियों से और पेजर से। ना टेक्नोलॉजी थी, ना मोबाइल थे और ना ही कलर फोटोग्राफ्स होते थे। ब्लैक एंड वाइट पे ही सारा काम चलता था और सब मैनुअल काम किया जाता था। आज जितनी टेक्नोलॉजी है वो आज 100 गुना ज़्यादा है। आज कुछ करना नहीं पड़ता है। उस टाइम टेकिंग से मेकिंग तक सब काम करना होता था और अनुभव पे काम कैमरामैन करता था। वो घटना मेरी लाइफ में जब भी याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने उस घटना को ऐसे जिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जब जैसे मुझे पता चला, अरे भगदड़ मच रही है, भगदड़ मच रही है। शुरुआत हमारी यहाँ से होती है। उस दिन रात को 2:30 बजे चौक बाज़ार में मैं एक मैरिज में काम कर रहा था, क्योंकि प्रेस फोटोग्राफी में पैसा नहीं मिलता था और एक अच्छे प्रेस फोटोग्राफर को, एक अच्छे पत्रकार को जीने के लिए दूसरे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। वो मेरी लाइफ का पार्ट था कि मैं दिन में अपनी इज्जत कमाने का काम करता था और रात को पैसे कमाने का। रात से मतलब अदरवाइज नहीं लीजिए, रात मतलब मेहनत के लिए होती है। वो काली रात जब मैंने देखा कि लोग भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, तो मैंने कहा अरे ये तो कल की अच्छी पिक्चर होगी। क्योंकि फोटोग्राफी एक ऐसा नशा है और ख़ासकर समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत बड़ा नशा है, जिसमें हर पिक्चर, हर घटना उसको एक नाम देती है, एक इज्जत देती है और एक सबक सिखाती है। मेरा ऐसा मानना है। वो उस नशे में मैंने भागना शुरू किया। भोपाल टाकीज आया, भोपाल टाकीज से फिर मैं सिंधी कॉलोनी से काजी कैंप से अपना डीआईजी बंगले से यूनियन कार्बाइड। जहाँ देखो वहाँ लोग चड्डी पहने हुए हैं, सूटर पहने हुए हैं, रजाई लपटे हुए हैं, बस कोई बात नहीं कर रहा है, भाग रहा है। कोई हाथ ठेले पे भीड़ की भीड़ चली जा रही है। फिर मैं जहाँ देख रहा हूँ वहाँ लोग पड़े हुए हैं रोड पे। मैं चौंक गया, कोई बात करने वाला नहीं था। फिर मैं सोचा अच्छा ये पिक्चर अच्छी है, अच्छा ये अच्छी है। जब मैं यूनियन कार्बाइड के गेट के पास पहुँचा, तब जाके हमको पता चला कि कोई गैस निकली है। पर उतने टाइम तक मेरे को भी आंखों में मिर्ची लग रही थी। मैं भी नहीं जानता था कि गैस क्या है, कैसी हुई है, क्या चीज़ होती है, ये हम भी नहीं जानते थे। ये तो सब बात की बात है। और लोग गिरते जा रहे हैं, मुंह से झाग निकल रहा है, जैसे कोई जहर दे देता है तब झाग निकलती है। पर केस कांड के दिन जो था वो ऐसे ऐसे पिक्चर्स थे।
उसमें सबसे दुर्लभ पिक्चर मेरे लिए जो थी, एक माँ और एक बच्चे की थी, जो अपनी माँ के स्तन से स्तनपान कर रहा था और वहीं दोनों माँ बेटे रोड पे पड़े मर जाते हैं। उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ, फिर मेरे से कहा जाता अरे ऐसा हो गया, तो सुबह के 4-5 बज जाते हैं, लोग कहते हैं इतने मर गए इतने मर गए। फिर मैं मर्चुरी में आता हूँ मैडम, हमीदिया की मर्चुरी। तो हम लोगों को क्या है, बड़े उस टाइम लोग बड़े डरते थे फोटोग्राफर से, तो लोग घुसने नहीं देते थे हॉस्पिटलों में। पहले भी जैसे आज प्रतिबंध है ना, आप किसी आईसीयू में नहीं जा सकते, हमीदिया में नहीं जा सकते, इसी तरीके से उस टाइम भी होता था। पर हम लोग जिद्दी लोग होते थे, लड़ाई झगड़ा करके अपना काम निकालते। तो हमने मर्चुरी के पास के जो कमरे थे उसमें देखा कि लोगों ने कहा इसमें लाशें रख रहे हैं। तो मैंने खिड़की का कांच तोड़ के और उसमें से फ़ोटो खींची। थप्पियाँ लगी हुई थी लाशों में, थप्पियाँ, मतलब आप कल्पना नहीं करोगे। किसी के हाथ में घड़ी बंधी है, किसी के कान में झुमके हैं, कोई आधी सूटर उछली हुई है, तो कोई चड्डी पहने, कोई रजाई लपटे हुए। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि कचरे से भी ज़्यादा मैंने डेड बॉडियाँ अपनी ज़िंदगी में देखी हैं। ऐसे तो मैंने बहुत बड़े बड़े कवरेजें की हैं, चाहे दंगे हों, 84 के दंगे, वो भी मैंने कवरेज किए हैं, चाहे ट्रेन दुर्घटनाएं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बड़ी चापा ट्रेन दुर्घटना, सब में मैंने बहुत कवरेजें की। पर वो घटना जो गैस त्रासदी, वो भगवान कभी दुनिया के अंदर किसी भी देश, किसी प्रदेश और किसी मुल्क में ना लाए। ऐसी इस घटना को देखकर फिर सुबह होती है, फिर ना लाशों को मर्चुरी के बाहर फैला देते हैं, लाशें ढेर पड़ी होती हैं, कफन नहीं डला होता है उस टाइम तक। कफन डलता है 5-6 घंटे के बाद, फिर कफन डालते हैं। बगैर कफन की भी पिक्चर है मेरी, अगर आप फोटो देख लेंगी तो आपका दिल हिल जाएगा। जी जी, मैं यही जानना चाहूँगी, जैसे एक फ़ोटो का आपने जिक्र किया कि एक माँ और बेटे की तस्वीर थी, वो दिल दहलाने वाली, और कौन कौन सी ऐसी तस्वीरें थी जो आपको लगता है कि आप ताउम्र भूल ही नहीं सकेंगे, कि इतना दर्द शायद किसी और तस्वीर में रहा हो? एक पिक्चर पूरे वर्ल्ड में छपी, वैसे तो मैं पूरे वर्ल्ड में छपा हूँ, हर जगह मुझे बाईलाइन मिली है, पैसा मिला है, डॉलर और पाउंड में पेमेंट। विदेशी लोग बहुत ईमानदार होते हैं जी, वो हिंदुस्तान से मेरे कचरे में से फोटो ले जाते थे और छापते थे। ब्लैक एंड वाइट होती थी सब, पोस्ट कार्ड साइज और 5x7, वो सब हम लोग मैनुअली काम करते थे सब चीज़ पे। वो एक पिक्चर और भी दुर्लभ है कि एक बच्चे को वो हाथ में ले जाते हैं, एक आदमी दाढ़ी वाला, और फिर दफनाते हैं, उसके कपड़े फाड़ते हैं, नमक डालते हैं। आपने एक पिक्चर बहुत पॉपुलर देखी होगी कि बेटे को दफना रहे हैं और हाथ लगाए हुए, पर फर्क मैं इसमें बता देता हूँ, क्योंकि मैं उतना प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं था जितने कि दिल्ली और बॉम्बे के फोटोग्राफर होते हैं। जी जी, वापस हम तस्वीरों पे आते हैं। जो आपने बताया कि विदेशियों ने काफ़ी तस्वीरें आपके खजाने से लेकर गए, वो कौन सी तस्वीरें थी जो सबसे ज़्यादा, जिसने विदेशी मीडिया का इंटरेस्ट खींचा इस तरह से? और आपके खजाने की तरफ 4 फोटो बहुत महत्वपूर्ण थी इसमें। एक आप देखती होंगी कि मर्चुरी के बाहर बहुत लाशों का लाइन से नंबर लगा हुआ फोटो है, याद हो आपको, वो मेरे पास आज भी है। और एक मर्चुरी के बाहर ही कफन डले हुए सफ़ेद, अगर आप वो फोटो देखेंगी तो लगेगा कि क्या है। और एक है मेरे पास थप्पी लगी हुई, वो लाशों की पिक्चर, क्योंकि दूसरे दिन मीडिया आया दिल्ली बॉम्बे का चार्टेड प्लेन से, पहले दिन कोई नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन राजीव गांधी आए, आपको याद हो। तो ये सब पिक्चर है। उसके बाद है ना, रोड पे डेड बॉडी पड़ी है, इस पुल पुख्ता जो पुल है, इस पे जो फुटपाथ होती थी छोटी सी, आपको शायद याद हो या ना हो, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, जो नीलम पार्क है उसके पास, मैं सब जगह की उसमें ऐसी मेरे पास 600 फोटोएं थी जो भास्कर ने बहुत छापी है। और भास्कर के जो आज हिंदुस्तान के सबसे बड़ा अखबार है, उसके जो चेयरमैन थे रमेश अग्रवाल ने इस बात को 25 साल बाद एप्रिशिएट किया जी, कि कोई फोटोग्राफर था, तो आरसी साहू हमारा पहला प्रेस फोटोग्राफर था जिसने ये घटना की पिक्चरें ली।
एक पिक्चर और है, सिटी कोतवाली होता है जी। जहाँ भास्कर पुराना कोतवाली के पास होता है, लगाता है, हाँ। हाँ, वहाँ की एक पिक्चर है मेरे पास कि पुलिस की ट्रक है और उसमें सब भरे हुए हैं और चिल्ला रहे हैं हमें बचाओ, ले चलो। ऐसी पिक्चर है मेरे पास। और पिक्चर है ट्रकों में लाश भरी हुई, आप कल्पना नहीं कर सकती हैं कि ट्रकों के अंदर लाश। मैं आपको ऐसे फोटो दिखा सकता हूँ आज भी, पर वो सब मेरे पास ब्लैक एंड वाइट फोटो है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी उस टाइम बहुत थी। ऐसे कई पिक्चरें हैं जो बहुत पब्लिश हुई मेरी। उसके बाद आफ्टर इफेक्ट भी मैंने बहुत काम किया कई वर्षों तक। मेरी एग्जीबिशन 1984 में लगी, 85 में लगी, 87 में लगी। इस गैस त्रासदी के जितने बड़े नेता हैं, सत्यनारायण षडंगी, सत्तू, रचना डींगरा, अब्दुल जब्बार, ये सब मेरे फोटो से नेता बने। अगर आपको ये अतिशोक्ति ना हो तो मैं इसको दावे से कह सकता हूँ। पिछले 15 साल तक मेरे फोटो की एग्जीबिशन लगाई गई है यादगार साजानी पार्क में। खाली तागे से और सेफ्टी पिन से फोटो टांग दी जाती थी। 20x24 की ब्लैक एंड वाइट फोटो है, जो अपने आप में आज भी अगर आप है ना यूट्यूब पे जाएंगे तो हमारी सारी फोटो देखने को मिलेंगी आपको। और बड़ा एक रिकॉर्ड है तो मर्चुरी के जो 30 चंद थे पोस्टमार्टम करने वाले जी, उनके ऑफिस में भी एक रिकॉर्ड है, वहाँ भी आज भी हमारी फोटो लगी दिखेगी। जी जी जी। जैसे आपने इतने बरस पहले गैस त्रासदी कवर की थी, इसके बाद भोपाल काफ़ी ज़्यादा बदला। अब तो तकरीबन पूरा ही बदल चुका है। गैस त्रासदी के जो लोग पीड़ित थे वो भी काफ़ी कम रहे हैं। तस्वीरों से अगर हम इस पूरी जर्नी की बात करें तो कितना बदलाव हुआ देखते हैं भोपाल आप अब तब से लेके अब तक में? नए भोपाल को भी हम छोड़ दें, हम अगर सिर्फ पुराने भोपाल और उस हिस्से की बात करें जहाँ पर गैस का असर देखा गया था, वो कितना बदलाव हुआ दिखता है भोपाल आपको? आपको मैं 2-3 पिक्चर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर मेरे पास फोटो अभी नए हैं जी। वो जेपी नगर जो फर्रों में बना हुआ था। फर्रे आप समझते हैं, लकड़ी के चीर कर बनाए जाते हैं, उसको फर्रे बोलते हैं। फर्रे मतलब रफ लकड़ी, एक प्लाईवुड होता है वो फिनिश होता है। रफ फर्रे के टपरों में लोग रहते थे। अच्छा। उन टपरों की पिक्चर है जी। वो पुरानी डेयरियां देखेंगी जिसमें जानवर फूल गए थे, मतलब 2-2 कुंटल के हो गए थे उस गैस कांड से। वो पिक्चरें मेरी बहुत अजीब सी है। बकरी मरी पड़ी है, इंसान मरे पड़े हैं, सब इतनी ज्यादा। और वो पूरी बस्ती जहां आज अगर आप उठा के देखेंगे, आज 36 वर्ष पूरे बीत गए हैं। आज का गैस पीड़ित बस्ती और आज से 36 साल पहले की बस्ती में जमीन आसमान का फर्क है। इतना फर्क है, इसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि एक बच्चा पैदा होता है और एक जवान हो जाता है जी। दोनों में जितना फर्क होता है उतना ही आज बस्तियों के लोगों के रहन सहन में फर्क है, वहाँ के डेवलपमेंट में फर्क है, वहाँ के उनकी जीवन शैली में फर्क है। बीच में जरूर उनको बहुत दिक्कतें आई, चाहे वो माँ बनने की बात हो, चाहे उनके काम करने की वर्किंग की क्षमताएं कम हुई हो, चाहे आँखें से रोशनी चली गई हो, बेरोजगार बहुत रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत आई। पर इसी में एक चीज़ और जोड़ेंगे, इस सरकार के दिए गए जो सुविधाएं थी उसने इस भोपाल को निकम्मा बना दिया, अलाल, और अगर हम दूसरे शब्द को उपयोग करें तो कामचोर कर दिया इसको। मुझे जो धनराशि यस वो बहुत कम थी, मैं ये भी नहीं कहूँगा, क्योंकि आदमी की ज़िंदगी से बड़ा कोई धन नहीं होता है। उसको 100 करोड़ भी दीजिए तो उसकी ज़िंदगी के बराबर नहीं तोला जा सकता, पर जो मिला वो पर्याप्त था। पर उसने एक नुकसान जरूर भोपाल को किया कि लोगों ने काम करना छोड़ दिया, वो खासकर मध्यम वर्गीय निचले तबके के लोग, वो सब चीज़ें। मतलब सरकार को जो अगर वो राशि नहीं होती तो शायद जो पुराने भोपाल की तस्वीर है वो और बेहतर हो सकती थी। राशि नहीं होती तो जिंदा नहीं रहते। उसने जीने के लिए कुछ सहारा दिया। अगर हम उसको तुलनात्मक देखें कि 5 रोटी की जगह 1 रोटी भी मिली तो हम जिंदा हैं।
पानी भी मिले तो पी के जी सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ और कई लोग मेरी बात से संतुष्ट भी ना हो, मैं इसको नहीं कह सकता हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है और समझ के बताऊँ। जी, काफ़ी लंबा करियर रहा आपका बतौर एक वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट भी, एक पत्रकार के नज़रिए से भी आपने कई घटनाएं देखी। आपने खुद भी जिक्र किया कि 1984 के दंगे और इस तरह की दंगे और ये सब भी देखे आपने। गैस कांड ही क्यों आपको ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा दर्दनाक हादसा, त्रासदी शायद ही कोई और हो सकती है? मैं इसलिए इसको दूसरी घटनाओं से नहीं जोड़ता क्योंकि इसमें मरने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। अगर हम दूसरी घटना को तोलें तो एक्सीडेंट होता है, मर जाते हैं। इसमें जी के मरे लोग, कई वर्षों तक मौतें हुई, ये सच बात है। कई सालों तक महिलाएं बांझ हो गई, कई लोगों की आंखें चली गई। हिरोशिमा में तो एक साथ मर गए ना भाई। ये घटना है जी के मरने वाली घटना थी और इतनी लाशें मैंने अपनी लाइफ में सपने में भी नहीं देखी होंगी। आंखों से तो दूर, सपने में भी नहीं देखी होंगी जितनी लाशें मैंने देखी, और ख़ासकर मेरे कैमरे के द्वारा। मैं इसको दावे से कह सकता हूँ। लोग चाहे आंकड़ों की बात हमेशा गलत करते रहते हैं कि सरकार आंकड़ा गलत देती थी, 3000 4000, मैं कहता हूँ ट्रकों में भर के लाशें फेंकी गई हैं, वो बात सच है। और जब मैं शमशान घाट जाता था तो मैडम 100 लोगों को एक साथ रख के जलाया जाता था। कितने समय तक ये इम्पैक्ट देखा आपने? नहीं, त्रासदी होने के बाद भी जो बड़ी संख्या थी वो तो एक समय सीमा तक थी। उसके बाद तो सब छोटा छोटा होता गया। जैसे मरने वाले का टाइम मिल गया उसको, थोड़े दिन परेशानी का, उसके बाद मरा, उसके बाद कई साल तक चलता रहा, ऐसा हुआ। पर जो एक बड़ा था वो उसी दिन का था, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की मध्य रात्रि और उसके सुबह की जो हमने देखा है वो लाइफ में कभी भूल नहीं सकते। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसको सोचते हैं। आज अगर आपको कैमरा मिल जाए 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात के आसपास और आपसे बोला जाए कि आप जाइए और उन्हीं गलियों में कहीं घूम के कोई तस्वीर लाइए, कौन सी जगह होगी जहां आप जाकर आपको लगता है कि उस घटना की याद आज भी सबसे ज़्यादा सही तरीके से हो सकती है? ये आपने बहुत अजीब सा प्रश्न किया। आप वो वाली बात कर रही हैं, एक बच्चा पैदा हुआ था, उसका लड़कपन लेके आओ। ये संभव नहीं है मैडम। ये इसलिए संभव नहीं है कि बचपन लौट के नहीं आता, घटना रिपीट नहीं होती है, मरा हुआ जिंदा नहीं होता है। नहीं, पर अगर हम देखें उसको, अगर आप पिक्चर की बात करती तो आज मैं अगर सबसे पहले जाऊंगा तो फैक्ट्री के अंदर जाके जो आज भी जीवित खड़ी हुई है लोहे के लंगड़ों में और टैंक में जिससे लीक हुई थी, सिर्फ एक स्मृति और लूथर का बनाया हुआ एक स्टेचू है आज भी यूनियन कार्बाइड के सामने। तो अगर आप मुझसे जब भी कहेंगी कि इस घटना पे आधारित 34 साल के बाद आप मुझे सिंबॉलिक कुछ करके दिखाइए, तो मैं हकीकत में वो दिखाऊंगा आपको। क्योंकि मैं जब इंसानों से बात करता हूँ तो उनके दर्द छलक जाते हैं, पर उनके चेहरे के फेस एक्सप्रेशन नहीं आ सकते। उनके अंदर की जो आत्मा है वो रो नहीं सकती मैडम। ये कटु सत्य। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। हमारे साथ थे आरसी साहू बिम, जिन्होंने अब से 36 बरस पहले गैस त्रासदी की रिपोर्टिंग की। किस तरीके से उन्होंने दर्द को देखा वो आप लोगों ने सुना, समझा। गैस कांड की बरसी पर यही हम सबकी दुआ है कि जो मृत आत्माएं हैं उन सबको शांति मिले, और जब जो लोग हैं उनके जख्म अब भर चुके हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।